हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए मैं यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से क्लास लेने वाला हूं और आज यूनिट 1 वेस्टी देखने वाला हूं। और आज आप लोग को बता दें कि जो 2-3 क्लास हम पिछले बार लिए उनके बाद यूनिट 1 का जिसमें आपको वेस्टी पढ़ना है, वेस्टी और जो आप लोग को समष्टि, ठीक है, ये दोनों में कंप्लीट अंतर को देखेंगे, ठीक है। या फिर दोनों के अंतर्गत आते क्या है, परिभाषा क्या है, ठीक है, और किसको कितने क्षेत्र में, ठीक है, कितने बड़े क्षेत्र में इसको विभाजन किया गया है, ये सब आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि आज से आप लोग की क्लास में मज़ा आने वाला है, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए, अगर आपको समझ में ना आए तो और डीपली अगर समझाने बोलिएगा, ठीक है, तो हम समझाएंगे। समझ गए? तो अपना प्रतिक्रिया फीडबैक जो भी है कमेंट बॉक्स पर दीजिए और साथ ही इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक मित्रों को भी इसे बतलाइए, शेयर कीजिए उनके पास, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं आज के बेसिक क्लास, ठीक है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, ये देखने वाले हैं। अगर इसको आप समझ गए तो आपको समष्टि व्यष्टि के अंतर्गत दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब बहुत ऐसे सारे स्टूडेंट हैं कि व्यष्टि समष्टि आसान शब्दों में, आसान भाषा में जानते हैं, है ना, एक छोटी और बड़ी, पर उसका अंतर्गत कौन सा आता है, क्या क्या आता है, कितने उसका जो क्षेत्र है कितना बड़ा है, ठीक है, ये सब नहीं जानने के कारण जो है उनको दिक्कत होता है। और एक बात बता दें कि आप लोग देखिएगा कि सिलेबस में बेस्टी में देखिएगा कि 8 से 10 पॉइंट है, 12 पॉइंट है। उसी तरह समष्टि में भी सिलेबस 8 से 10-12 पॉइंट है। तो ऐसा लगता है क्या यही 10 पॉइंट 12 पॉइंट पढ़ना है, ठीक है, मतलब समष्टि व्यष्टि और समष्टि के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बता दें ऐसा नहीं है, ठीक है। और उसी के वजह से, है ना, उस सिलेबस को देख के और हम लोग इर्द गिर्द उसका तैयारी करते हैं, है ना। और उस तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम में जाने के बाद पता चलता है कि जो हम पढ़े सिलेबस से मैच करा के उससे भी बाहर है, ठीक है। तो आपको इससे पहले ये बताना होगा कि ये कितना, ठीक है, कितना पावरफुल है, कि इसके अंतर्गत क्या क्या सब्जेक्ट, कौन सा क्षेत्र आते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं और बता दें कि आधुनिक समय में अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को 2 भागों में विभाजित किया, ठीक है। आधुनिक समय में अर्थशास्त्र का जो है विभाजन की बात की जाए तो 2 भाग में भी बांटे। एक विशिष्ट अथवा व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, विशिष्ट या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और दूसरा जो है व्यापक अथवा, ठीक है, आपका समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समझ गए? तो ये दोनों भाग है और इन दोनों शब्दों की रचना एवं इनका प्रयोग सर्वप्रथम 1933 ईस्वी में, लिखिएगा 1933 ईस्वी में, ठीक है, ऑल्सो विश्वविद्यालय, ठीक है, के प्रोफेसर रेगनर फ्रिस ने किया। ये आप लोग को पता होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को, ठीक है। और उसी समय से ये शब्द इतने लोकप्रिय हुए कि आज विश्व के प्राय सभी अर्थशास्त्री इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इनका उपयोग करते हैं। अब बता दें, जैसे माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा की, ठीक है, ग्रीक भाषा के मिक्रोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा। समझ गए? यानी कि सूक्ष्म, छोटा। इसी प्रकार माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के, है ना, माइक्रोस शब्द से बना है। समझ गए? माइक्रोस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बड़ा। समझ गए? व्यापक। तो इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्तिगत उपभोग,
ठीक है, इसमें ध्यान देना है व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत फर्म और व्यक्तिगत उद्योग और विशिष्ट मूल्य इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है आपका, ये सब का अध्ययन किया जाता है। दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, दूसरी ओर क्या कहता है कि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप में क्या है, संपूर्ण रूप में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें कुल राष्ट्रीय उत्पादन, कुल राष्ट्रीय आय, कुल बचत, कुल विनियोग एवं कुल रोजगार आदि का अध्ययन किया जाता है। किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि समष्टि के अंतर्गत क्या पढ़ना चाहिए, किसका आपका अध्ययन किया जाता है, और समष्टि के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र को कुल का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। क्या, कुल का अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए, तो कुरिहारा ने अपनी पुस्तक, समझ गए क्या है आपका, तो अपनी पुस्तक किनका, कुरिहारा का इंट्रोडक्शन टू केन्सियन, ठीक है, डायनामिक्स, ठीक है, डायनामिक्स में बतलाया है कि आधुनिक आर्थिक सिद्धांत विभिन्न मात्रा में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति तथा व्यक्तिगत फर्म की प्रवृत्ति के विश्लेषण का समन्वय करता है। ठीक है, और पहले के प्रयास, ठीक है, पहले के प्रकार विश्लेषण को समष्टि अर्थशास्त्र तथा दूसरे प्रकार के विश्लेषण को व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का नहीं वरन इसके अवयव का अध्ययन, ठीक है, करते हैं, और इसमें व्यक्तिगत उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों तथा उनके द्वारा संचालित व्यक्तिगत फर्मों या उद्योगों के संगठन एवं संचालन संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए इसमें हम व्यक्तिगत उपभोक्ता को लेते हैं तथा इस बात की व्याख्या करते हैं कि वह किस प्रकार संतुलन प्राप्त करता है, यानी अपनी आय से अधिकतम संतोष प्राप्त करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उपभोग का अध्ययन नहीं करते, पुनः इसमें विशिष्ट फर्म या उद्योग की मांग का भी अध्ययन किया जाता है। और विशिष्ट अर्थशास्त्र में हम यह भी देखते हैं कि किसी वस्तु या सेवा के मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, अतः इसे मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। समझ गए, क्या कहा जाता है, इसे मूल्य सिद्धांत भी कहते हैं। और संक्षिप्त में इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था की विभिन्न व्यक्तिक इकाइयों से होती है। ठीक है, से है। अब आगे चलते हैं और दूसरी ओर देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, में अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप में अध्ययन किया जाता है। और यह, ठीक है, अर्थशास्त्र की वह शाखा है, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की किसी विशिष्ट इकाई का नहीं वरन सभी इकाइयों का, ठीक है, उनकी समग्रता के रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसे कुल राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार और कुल उपभोग, ठीक है, अब बचत एवं विनियोग, कुल मांग एवं पूर्ति तथा सामान्य मूल्य तल। ठीक है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र को कुल का अर्थशास्त्र कहा जाता है। समझ गए। और चूंकि इसके अंतर्गत मुख्यतः संपूर्ण आय एवं रोजगार का अध्ययन होता है, अतः इसे आय सिद्धांत एवं रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, आय सिद्धांत और रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं उनमें अंतर की बात किया जाता है। ठीक है, हम लोग एक दो परिभाषा देखेंगे, ऐसे यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। समझ गए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक परिभाषा देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कहता है कि ऊपर के विश्लेषण के आधार पर, ठीक है, ऊपर के विश्लेषण के आधार पर हम व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब एवं उनके बीच के अंतर को समझ चुके हैं, लेकिन अब हम विस्तृत रूप में इनकी परिभाषा पर विचार करेंगे और जिससे इनका अंतर और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र,
ठीक है, विशिष्ट फर्मों और विशिष्ट परिवारों और व्यक्तिगत मूल्यों, मजदूरियों और आयों, व्यक्तिगत उद्योगों एवं विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। समझ गए। और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र आपका आर्थिक व्यवस्था की विशिष्ट मदों का नहीं, वरन उसके बड़े समूहों एवं औसतों का अध्ययन करता है, जिन्हें वह उपयोगी रूप में परिभाषित करता है तथा उनके संबंधों का परीक्षण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोग जो अभी इसके पहले जो समष्टि और व्यष्टि का हम लोग परिभाषा देखे, सेम वैसा ही है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं निष्कर्ष स्वरूप। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन है और समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवस्था का सामान्य रूप में अध्ययन है। तो उदाहरण के लिए देखा जाए कि व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत आय अथवा किसी वर्ग विशेष की आय में वृद्धि अथवा कमी के कारणों का अध्ययन, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। तो राष्ट्रीय आय में कमी या वृद्धि के कारणों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। यहाँ व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर करते हुए हमें एक बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ऊपर हम देख चुके हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण से है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण का व्यवहार नहीं होता। वास्तव में व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी संपूर्ण का व्यवहार होता है। ठीक है, हाँ, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में जिन संपूर्ण धारणाओं का व्यवहार होता है उनमें अंतर है। जैसे कि आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी उद्योग विशेष की वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, उत्पादन, रोजगार आदि का अध्ययन होता है, और हम जानते हैं कि उद्योग विभिन्न फर्मों का संपूर्ण योग, ठीक है। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र में इस प्रकार के संपूर्ण का संबंध पूरी अर्थव्यवस्था से नहीं होकर उसके एक खंड से होता है। ठीक है, उपरोक्त उदाहरण में हमारा विशिष्ट उद्योग अर्थव्यवस्था के कई उद्योगों में से एक है। ठीक है, दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र में जिस लघु संपूर्ण या संपूर्ण, ठीक है, का अध्ययन होता है, उनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। समझ गए। और जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि समष्टि अर्थशास्त्र में कुल उपभोक्ता वस्तुओं तथा कुल पूंजीगत वस्तुओं, जो कि अर्थव्यवस्था में अनेक उपभोक्ता, ठीक है, वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों के उत्पादन का योग, और इन दोनों लघु संपूर्ण का अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि इनको जोड़कर कुल राष्ट्रीय उत्पाद का पता लगाया जा सके। और इस प्रकार हमें, है ना, इसमें राष्ट्रीय आय का पता लगाने के लिए दो लघु संपूर्णों, कुल मजदूरी से प्राप्त आय तथा कुल मुनाफा का अध्ययन किया जाता है। और इस संबंध में प्रोफेसर एकले ने क्या कहते हैं, सो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के उन संपूर्ण का व्यवहार करता है, ठीक है, जो कुल अर्थव्यवस्था के संपूर्णों से छोटे होते हैं, लेकिन उनका व्यवहार विस्तृत अर्थव्यवस्था के कुल योग के उद्योग के संदर्भ में होता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के संपूर्ण का व्यवहार करता है, लेकिन उनका व्यवहार विस्तृत अर्थव्यवस्था के कुल योग के संदर्भ में नहीं होता। समझ गए। तो इस तरह से हम लोग देख पाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं कि आर्थिक विचारों के इतिहास में व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र का क्या विचार है। ठीक है, इनका क्या मानना है। तो देखिए, आर्थिक विचारों, जब आर्थिक विचार की बात आता है तो इसमें क्या होता है कि आर्थिक विचारों के इतिहास में अवलोकन से यह अच्छी तरह से पता नहीं चलता कि किस समय व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा किस समय समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, फिर भी समष्टि अर्थशास्त्र की शुरुआत में वाणिज्यवादी अर्थशास्त्र के लेखों में मिलती है, जो साधनों के आदर्शतम प्रयोग के द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए सरकारी नीति का समर्थन करते हैं। ठीक है, और वे अर्थव्यवस्था के किसी विशेष क्षेत्र अथवा विशेष समस्या का विचार नहीं कर संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर
विचार करते थे, और दूसरी ओर व्यष्टि अर्थव्यवस्था की शुरुआत आदम स्मिथ के लेखों के ठीक है लेखों से हुई। लेकिन फिर भी परंपरावादी अर्थव्यवस्था को व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र दोनों का मिश्रण ही कहा जा सकता है। ठीक है, आदम स्मिथ तथा उनके अनुयायियों पूर्ण रोजगार तथा कुल उत्पादन को निश्चित मानते थे तथा निजी हित पर आधारित स्वयं संचालित अर्थव्यवस्था के विश्वास रखते थे, और इसी के आधार पर उन्होंने इस बात की व्याख्या की थी कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था में उत्पादन होता है और वस्तुओं का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है तथा किस प्रकार कुल आय का वितरण होता है। लेकिन माल्थस तथा बाद में सिस्मंडी ठीक है एवं मार्क्स जैसे परंपरावादी अर्थशास्त्री निजी हित पर आधारित स्वयं संचालित अर्थव्यवस्था की धारणा से सहमत नहीं थे, अतः माल्थस को आधुनिक ठीक है समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जा सकता है, क्योंकि केन्स ठीक है के प्रभावोत्पादक मांग की धारणा की शुरुआत उन्हीं के लेखों से हुई थी तथा उन्होंने ही बतलाया था कि संपूर्ण मांग कुल उत्पादन को खपाने में अपूर्ण हो सकती है। और उस समय माल्थस सिस्मांडी तथा मार्क्स के लेखों से प्रभावित होकर ही लोगों का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं के अध्ययन की ओर आकृष्ट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें, और बाद में फिर देखा जा सकता है कि नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र पर जोर दिया और उनके बीच मार्शल को व्यष्टि अर्थशास्त्र का योद्धा माना जा सकता है। समझ गए। और इसमें देखिए कि यद्यपि कुछ नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने समष्टि आर्थिक विश्लेषण के विकास का छिटपुट प्रयत्न किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके, और मार्शल सहित आपका नौ परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था को निश्चित मानकर सामान्य मूल्यों, उत्पादन एवं रोजगार के अध्ययन पर नहीं वरन व्यक्तिगत मूल्यों एवं मात्राओं के अध्ययन पर जोर दिया। समझ गए। तो इस तरह से है फ्रेंड्स हम लोग का समष्टि और व्यष्टि। समष्टि अर्थशास्त्र के विकास का श्रेय आधुनिक अर्थशास्त्रियों को है। ठीक है, कहने का मतलब है कि समष्टि अर्थशास्त्र आपका जो विकास करता है उनको किनका श्रेय जाता है, तो आधुनिक अर्थशास्त्री। समष्टिगत अर्थशास्त्री विश्लेषण की पूर्ण व्यक्तिगत ठीक है अभिव्यक्ति 1929 से 32 की भयानक आर्थिक मंदी की पृष्ठभूमि में प्रकाशित केन्स की जनरल थ्योरी के साथ हुई। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र की आधुनिक प्रवृत्तियों का विकास वास्तव में केन्स के लेखों के साथ जुड़ा हुआ है, और केन्स ने यह विचार प्रकट किया है कि बाजार की उन्मुक्त शक्तियाँ तथा निजी हित अर्थव्यवस्था में सर्वदा पूर्ण रोजगार की सृष्टि करने में सक्षम नहीं है। केन्स ने व्यष्टि अर्थशास्त्र का विरोध नहीं किया, लेकिन इसकी मान्यताओं की अवास्तविकता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, अतः उन्होंने उन शक्तियों का अध्ययन किया जिन पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा एवं रोजगार निर्भर करते हैं। कुरिहारा के अनुसार उपयुक्त मान्यताओं पर आधारित व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल पूर्ण संचालित अर्थव्यवस्था में ही उपयुक्त हो सकता है, असंचालित अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का कंप्लीट होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं कि समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण के स्रोत। ठीक है, आप लोग को जानना चाहिए कि समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण की प्रगति में कई तत्वों ने योगदान दिया। ठीक है, और उदाहरण के लिए जैसे देखा जाए, उदाहरण के लिए कि प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों का वितरण का सिद्धांत मार्शल एवं पिगू द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय लाभांश की धारणा, मुद्रा के मूल्य का आय सिद्धांत एवं व्यापार चक्र का विश्लेषण इत्यादि कुछ ऐसे तत्व थे जिनसे जो है कि समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण के विकास को बल मिला। और इस प्रकार अर्थशास्त्रियों के अनुसार आधुनिक समष्टि
गत आर्थिक विश्लेषण के निम्नलिखित 4 स्रोत हैं, जैसे भुगतानों का वृत्ताकार प्रवाह होने के कारण, ठीक है। और इस संबंध में आपका वालरास बॉमवार्क, ठीक है, और शुम्पीटर ने समर्थन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह से राष्ट्रीय आय की धारणा की बात की जाए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है मुद्रा का मूल्य का आय दृष्टिकोण भी होना चाहिए, और उनके बाद व्यापार चक्र का विश्लेषण भी होना चाहिए। समझ गए। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना कि व्यापार चक्र का विश्लेषण समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण के विकास का एक स्रोत था। ये सभी कुछ जानते हैं कि हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अब चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग चलते हैं कि लेकिन समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण के विकास को गति प्रदान करने वाला तत्कालिक कारण महान आर्थिक मंदी तथा इससे बड़े पैमाने पर उत्पन्न बेरोजगारी थी। समझ गए। और इस पृष्ठभूमि में 1936 में प्रकाशित केन्स की सुप्रसिद्ध पुस्तक, कब 1936 में, केन्स की जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, ने भी समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण को बल प्रदान किया। और कुरिहारा के अनुसार केन्स की जनरल थ्योरी में पाए जाने वाले समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण की, ठीक है, विकास में निम्नलिखित 4 तत्वों का योगदान दिया, जैसे सामान्य रूप से औद्योगिकरण, ठीक है, में शहरीकरण तथा विशिष्टीकरण रूप से बृहद उत्पादन, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं कि और उसी तरह से अगला पॉइंट सेकंड है कि अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की बढ़ती हुई भूमिका तथा स्थायित्व एवं कल्याण के लिए सरकारी वित्त का महत्व। उनके बाद थर्ड है कि आधुनिक आर्थिक जीवन, ठीक है, आधुनिक आर्थिक जीवन की बढ़ती हुई पेचीदी घटनाएं तथा, ठीक है, उसके बाद चौथा है कि 1930 की महान आर्थिक मंदी के कारण। तो इस प्रकार उपरोक्त कारणों से समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण के विकास को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण के प्रकार के बारे में समझेंगे, ठीक है। और इसमें बता दें कि सरल व्यष्टिगत एस्थेटिक की बात आता है ना, इसमें एस्थेटिक की बात आ रहा है। और बता दें कि आप लोग को कि व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण का यह प्रकार व्यष्टिगत चरों के समूह एवं उनके अंतर संबंधों का उस अवस्था से अध्ययन करता है जब वे, ठीक है, समय के किसी दिए हुए बिंदु पर संतुलन की अवस्था से होते हैं। उसे हम लोग सरल व्यष्टिगत, ठीक है, एस्थेटिक के रूप कह सकते हैं। अगला है कि तुलनात्मक व्यष्टिगत आपका एस्थेटिक, ठीक है। तो आपका क्या है, तुलनात्मक। उसी तरह से आपका व्यष्टिगत प्रावैगिकी, ठीक है। जब इसमें बताया जाता है कि जब मांग एवं पूर्ति का संतुलन बिंदु ए से हटाकर ब पर, ठीक है, अ से हटाकर ब पर जाता है तो बाजार में नए संतुलन बिंदु ब के प्राप्त होने से पहले अनेक बाधाएं उत्पन्न होती है। समझ गए। तो ये आपका हुआ व्यष्टिगत प्रावैधिकी, ठीक है। चलिए आप देखते हैं कि व्यष्टि, ठीक है, अर्थशास्त्र की शाखाएं। तो आप लोग को जैसे हम बतलाए थे कि इनके कितने प्रकार, कितने शाखाएं, कितने क्षेत्र दायरे में है, वही बताया जा रहा है कि व्यष्टिगत की अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं, ठीक है। चलिए तो शाखाएं हम देखते हैं कि इसमें जैसे व्यष्टिगत आर्थिक सिद्धांत की बात किया जाए, इसमें बताया जा रहा है कि वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, ठीक है, ये सब आपका व्यष्टिगत आर्थिक सिद्धांत की बात है। साधनों तथा मूल्य निर्धारण या वितरण का सिद्धांत की बात हो, उनके बाद आर्थिक कल्याण का सिद्धांत की बात हो, उनके बाद मांग का सिद्धांत की बात हो, ठीक है, उनके बाद उत्पादन एवं आपका लागत का सिद्धांत की बात हो। तो साधनों का मूल्य निर्धारण या वितरण का सिद्धांत को अगर देखा जाए, विभाजित किया जाता है मजदूरी, लगान, ब्याज और मुनाफा के रूप में इसको डिवाइड किया जाता है। समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं कि व्यष्टिगत, ठीक है, व्यष्टि आपका अर्थशास्त्र का महत्व और इसका उपयोग, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व और इसका उपयोग कहाँ पर है। चलिए देखते हैं कि वस्तु एवं सेवाओं के बीच साधनों के वितरण की व्याख्या करता है। कौन करता है आपका, ये महत्व है, उपयोग है, ठीक है, कौन, व्यष्टि। समझ गए। चलिए इसी के संबंध में अगर आप लोग बताते कि इस पॉइंट के संबंध में वाटसन कहते क्या है कि व्यष्टिगत, ठीक है,
आर्थिक सिद्धांत कुल उत्पादन की संरचना अथवा वितरण की व्याख्या करता है, क्योंकि क्योंकि किसी ठीक है दूसरी वस्तु की तुलना में किसी वस्तु की अधिक मात्रा उत्पादित की जाती है। समझ गए। चलिए, कहता है कि उसके अनुसार व्यष्टिगत ठीक है आर्थिक सिद्धांत के कई लाभ हैं और उनमें से सबसे बड़ा लाभ इस बात की गहराई के साथ जानकारी है कि किस प्रकार स्वतंत्र निजी उद्यम पर आधारित ठीक है अर्थव्यवस्था संचालित होती है। अब सेकंड में देखिएगा, वस्तु एवं सेवाओं का उपभोक्ताओं ठीक है के बीच वितरण की व्याख्या की बात किया जाता है। थर्ड में आप देख सकते हैं कि महत्व है कि मूल्य निर्धारण की व्याख्या किया जाता है। समझ गए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, महत्व ठीक है। तो मूल्य निर्धारण की व्याख्या की बात करते हैं। उसी तरह से आपका उपभोग एवं उत्पादन में कुशलता की शर्तों की व्याख्या करता है। उनके बाद पांचवा जो है कि राजस्व एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रयोग करता है। उनके बाद छठा है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति की बात आपका होता है। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं की बात की जाए, है ना, कि इनका सीमाएं क्या है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली के सही एवं उचित चित्रण का अभाव पाया जाता है। ठीक है। और उनके बाद बताया जा रहा है कि केवल पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही प्रयुक्त है। समझ गए। और उनके बाद है कि कुल आपका कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन संभव नहीं है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं कि समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण के प्रकार की बात। पहला है कि सरल समष्टिगत स्थैतिकी। ठीक है। तो आपका देख सकते हैं कि समष्टि आपका आर्थिक विश्लेषण का यह प्रभाव स्थिर अथवा संतुलन की स्थिति में प्राप्त कुछ संपूर्ण संबंधों की व्याख्या करता है। ठीक है। और इसमें इस बात की व्याख्या नहीं की जाती कि अर्थव्यवस्था उस अवस्था में कैसे पहुंची अथवा उस अंतिम संतुलन की अवस्था में पहुंचने के पहले अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का समायोजन हुआ। इस प्रकार के एक अंतिम संतुलन की अवस्था ठीक है को निम्नलिखित समीकरण द्वारा समझाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि y बराबर सी प्लस आई। वाई क्या है, कुल आय, और सी क्या है, कुल आपका उपभोग व्यय, और आय क्या है, कुल विनियोग व्यय। ठीक है। तो इस तरह से है, यहाँ पर आप लोग देख पाइएगा, है ना, समझ सकते हैं। अगला पॉइंट्स है तुलनात्मक समष्टिगत स्थैतिकी। ठीक है। उनके बाद अगर देखा जाए कि समष्टिगत प्रावैगिकी। समझ गए। और इस तरह से इसका शाखा की बात किया जाए तो इनका भी फैलाव बढ़ा है ना। और ये इनका शाखा जो है आर्थिक सिद्धांत किसका, समष्टिगत का, आय एवं रोजगार का सिद्धांत आता है इसके अंतर्गत। उनके बाद आय एवं रोजगार के सिद्धांत के अंतर्गत जो आने वाला पॉइंट है उपभोग प्रक्रिया का सिद्धांत आता है ना। और उनके बाद देखा जाए कि विनियोग प्रक्रिया का सिद्धांत भी आता है। और इनके बीच जो है उतार चढ़ाव अथवा व्यापार चक्र का सिद्धांत को भी देखा जाता है। अब सेकंड में देखा जाए कि समान मूल्य, तरलता एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत इसी के अंतर्गत आता है। और इसमें आपका ग्रोथ भी आता है, आर्थिक विकास का सिद्धांत भी आता है। और इन्हीं के साथ इस आपका समष्टि के अंतर्गत वितरण का समष्टिगत सिद्धांत को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जितना आप लोग देख पा रहे हैं सब आपका समष्टि के अंतर्गत देखना है। अब इसके अंतर्गत जब हम लोग चलेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट करके देखेंगे तो फिर अलग कुछ महसूस होगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि आपका सीमाएं, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं के बारे में, कि बहुत सी बातें जो ठीक है व्यक्तियों या छोटे समूहों के लिए सत्य होती है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सत्य नहीं होती। समझ गए। और उसी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है केन्स के द्वारा उसी बात को बोला जा रहा है कि जबकि व्यक्तिगत बचत एक गुण है और राष्ट्रीय बचत आपका अभिशाप है, सिद्ध हो सकती है। किसने कहा, आपका केन्स ने। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका केन्स द्वारा जो दिया गया है इसे आप लोग नोट्स कीजिएगा। पराया लोग समष्टि। ठीक है। कहता है कि पराया लोग समष्टि, वर्ग अथवा समूह के बीच व्यापक अंतर की आप उपेक्षा करते हैं। समझ गए। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा होगा।
जैसे यहाँ पर है कि समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण की दूसरी सीमा यह है कि लोग प्रायः समष्टि वर्ग अथवा समूह के बीच व्यापक अंतर की उपेक्षा कर देते हैं, जिससे हमारे निष्कर्ष गलत हो जाते हैं। ठीक है, और प्रायः हम आपका समष्टि की आंतरिक बनावट की और ढांचे पर ध्यान न देकर समष्टि को समरूप मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखिए आपका सेकंड सीमा। थर्ड में है वे समूह जिनसे अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है और महत्वपूर्ण अथवा दिलचस्प नहीं हो सकते। चौथा है कि समष्टि की अपेक्षा समष्टि की बनावट एवं संरचना अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, और पांचवा है कि समष्टि को मापने की समस्या की बात किया जाता है। अब बता दें समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व और इसका उपयोग कहाँ कहाँ है। तो बता दें समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग जटिल अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली का ज्ञान पर है। सेकंड है कि आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक की बात है, और जिसमें आपका प्रोफेसर बोल्डिंग आपका कह सकते हैं समर्थन करते हैं। उनके बाद है कि आर्थिक आधुनिक सिद्धांतवादियों के लिए महत्वपूर्ण की बात है, महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके चौथी बात है कि मुद्रा के मूल्य के सिद्धांत, मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन का अध्ययन की बात किया जाता है। पांचवा राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है। छठा व्यापार चक्र का अध्ययन एवं नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, व्यापार को भी, और उनके बाद आर्थिक विकास का भी, इसमें डेवलप का भी अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग फ्रेंड्स आज की क्लास में देखें कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, और इसका क्षेत्र जो है, दायरा है, कितने बड़े हैं। ठीक है, और उनका सीमाएं देखें, महत्व देखें, उपयोग, उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर है वो देखें। और इस तरह से मेरे ख्याल से लगता है कि आप लोग समष्टि और व्यष्टि को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब आप लोग को कल से जो क्लास स्टार्ट होगा, प्योर आपका व्यष्टि का क्लास स्टार्ट होने वाला है, और जो आप लोग के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जिस टॉपिक से, आगे उस टॉपिक को हम कवर करवाने का प्रयास करेंगे। और उनके बाद फिर मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बाद है। इस तरह से हम आप लोग को इंडिकेट करते हुए चलेंगे, और आप लोग को बार बार एक एक करके क्लास बारी बारी से लेते आएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगे या सुधार कुछ करना है तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए। ठीक है, और साथ ही अधिक से अधिक मित्रों को इसे शेयर कीजिए। ठीक है, और साथ में आप इसी तरह से वीडियो लगातार पाने के लिए आप भी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और फिर बेल आइकन को क्लिक कर ले। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।